हेलो फ्रेंड्स, कैसे सभी लोग। हम आज के एक नई वीडियो के साथ और आज से हम शुरू करने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स का सिलेबस जो था वो उसमें मैंने आज शुरू कर दिया है। पूरा सिलेबस ख़त्म कर देंगे। शुरू से मैंने किया है। फर्स्ट चैप्टर है, यहाँ पे देखेंगे आपका पार्ट फिजिक्स में 2 पार्ट है। मैंने आपको सिलेबस बताया था क्या क्या सिलेबस है, तो पूरा जो सिलेबस था मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, और उसकी सारी पीडीएफ भी मैंने बनाई थी, तो आप टेलीग्राम पे देखेंगे, वहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगी, उस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली ज्वाइन हो जाएंगे। यदि कोई लिंक वर्क नहीं कर रही है तो आप टेलीग्राम पर डायरेक्ट सर्च करेंगे राना स्टडी प्लेटफॉर्म, तो वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट कराया जाएगा डिटो शुरू से अंत तक। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, हिंदी और इन्वायरमेंटल जो भी कंपलसरी सब्जेक्ट है, माइनर सब्जेक्ट हिंदी जो आपका काव्य है, तो हिंदी काव्य या हिंदी साहित्य वो क्लियर कर लेंगे। ठीक है, जो भी होगा वो सभी पढ़ाएंगे आपको, और भी जो माइनर सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट हैं उनकी सारी कंप्लीट कराए जाएंगे। यहाँ पे शुरू से अंत तक पढ़ाया जाएगा। जैसे आपका पेपर होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, सब्जेक्ट टाइप, सभी टाइप से आपका एग्ज़ाम जैसे भी होंगे सभी टाइप से आपका यहाँ पे आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे फिजिक्स मैंने पार्ट ए शुरू किया है, जिसमें फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट चैप्टर है आपका स्थिर वैद्युतिकी। ये बिल्कुल सेम चैप्टर है जिसमें जो आपका सारे क्वेश्चन हैं लगभग 12th के बेस्ड हैं, यानी पूरा आपका जो सिलेबस है फिजिक्स केमिस्ट्री वो सारे 12th पर बेस्ड है। कोई ज़्यादा कठिन नहीं, 90% सेम मिलता है 12th से। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन सेम बनेंगे, तो इजी क्वेश्चन है, आपने पहले भी पढ़े होंगे तो आपने आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे कि थर्ड सेमेस्टर में आप चुके हैं, बीएससी सेकेंड ईयर आ चुका है आपका। फर्स्ट ईयर में आपके 2 सेमेस्टर थे, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर। सेकंड ईयर में आ चुके हैं तो आपके थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर होंगे। तो इस प्रकार के बीएससी थर्ड सेमेस्टर का जो सिलेबस है, फर्स्ट यूनिट फर्स्ट चैप्टर आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे जो क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे। इजी क्वेश्चन है, आसानी से आप इन्हें अभी याद कर सकते हैं। सिर्फ एक बार देखना है और आप इसे वीडियो पोस्ट करेंगे, नोट भी कर लीजिए इन्हें, क्योंकि सभी नोट्स इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसकी पीडीएफ देखेंगे तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन की बात कर रहे थे किस प्रकार के आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि अभी जो आपके एग्ज़ाम होंगे आगे तो आप सब्जेक्ट टाइप के एग्ज़ाम होंगे। कुछ यूनिवर्सिटी ने हो सकता है अभी निर्देश जारी नहीं किए, लेकिन जितनी यूनिवर्सिटी ने अभी निर्देश जारी किए हैं जहाँ तक, तो उसमें सभी ये निर्देश आए कि एग्ज़ाम होंगे वो थर्ड सेमेस्टर में सब्जेक्ट टाइप एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटी में अभी सेकेंड सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम हुए थे वो सब्जेक्टिव टाइप हुए थे, तो हो सकता है आगे चल के उनके ऑब्जेक्टिव टाइप हों, लेकिन अभी तक कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं आया। लेकिन अभी सब्जेक्टिव टाइप ही एग्ज़ाम होने की बात चल रही है। ठीक है, तो इसी प्रकार से मैं जो सिलेबस आपका है उसी के अकॉर्डिंग मैं सब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें ज़रूर पढ़िए, याद करिए। आप सब्जेक्ट टाइप जो क्वेश्चन है उन्हें पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, तो ऑब्जेक्टिव टाइप आपके ऑटोमेटिक तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये क्वेश्चन मैं कुछ लेकर आया हूँ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट चैप्टर के हैं, तो देख लेते हैं इनमें। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि स्थिर वैद्युत में कूलाम का नियम निम्नलिखित तथा क्या है, स्थिर वैद्युत में कूलाम का नियम लिखिए तथा व्याख्या कीजिए। ठीक है, अथवा करके इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कूलाम का नियम बताइए तथा इससे वेक्टर रूप में प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख लेते हैं इसे कैसा आंसर लिखेंगे, तो वही है 12th बेस पर है, तो आप इसे इजीली याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखना है आपको, मैन डेफिनेशन है वो यहाँ पे ये लिखिए, अंडरलाइन मैंने किया, लेकिन आपको लिखने के लिए शुरू से, क्योंकि दीर्घ क्वेश्चन होते हैं उनमें थोड़ा ज़्यादा लिखना होता है, तो इसी प्रकार से मैंने ये क्वेश्चन लिखा है। क्या है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल का परिमाण ज्ञात करने के लिए सन 1785 में प्रयोग के आधार पर कूलाम ने एक नियम प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार, ठीक है, तो ये मैन डेफिनेशन यहाँ से होती है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परमाणु के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल उन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। तो इजली डेफिनेशन है, आसान शब्दों में लिखी गई है, तो आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसी प्रकार से आपको व्याख्या करनी है। जैसे कि यहाँ पे दो बिंदु आवेश लिए हैं Q1 व Q2। जैसे कि आप ये फिगर बनाएंगे इसी प्रकार से आपको आगे लिखना है, अपने शब्दों में लिखना है आगे, लेकिन डेफिनेशन इन्हीं शब्दों में लिखनी थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया इसके आगे अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। जैसे आप फिगर बनाया, दो बिंदु आवेश लेना है, बिंदु आवेश होना चाहिए। ठीक है,
स्थिर बिंदु आवेश होने चाहिए। ठीक है, अगर कुछ गतिमान भी बिंदु आवेश होते हैं लेकिन उनके लिए कोई अदर नियम लगाते हैं, लेकिन कूलाम का नियम सिर्फ दो स्थिर बिंदु आवेशों के लिए मान्य होता है। तो यहाँ पे इसी प्रकार से दो आपको बिंदु लेना है, Q1 Q2, इनकी बीच की दूरी स्मॉल r लेनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिखना है, माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं। यदि उनके बीच लगने वाला बल F हो तो कूलाम के नियमानुसार, तो कूलाम के नियम अनुसार क्या हो जाएगा, तो भैया यहाँ पे शर्तें दी गई हैं। ठीक है, जब आप R आपका नियत रहेगा बीच की दूरी, तो यहाँ पे F ये जो बल है उस किसके Q1 व Q2 दोनों आवेशों के अनुक्रमानुपाती होगा। जब Q1 और Q2 नियत रहेंगे तो जो बीच की दूरी है उनकी उसके जो बल है और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों को मिला के लिख देंगे। ठीक है, कंबाइन कर देंगे तो यहाँ पे बन जाएगा आपका फार्मूला एफ अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब अनुक्रमानुपाती का साइन हटाएंगे, इक्वल लगाएंगे, तो आपको यहाँ पे के नियतांक लेना होगा। अब के बारे में यहाँ पे लिखना है, के यहाँ पे क्या है। ठीक है, तो के यहाँ के एक नियतांक जिसका मान दोनों आवेशों के बीच के माध्यम की प्रकृति तथा मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे कि ऐसा ही पद्धति में के का मान क्या हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे वैल्यू दी गई है किस कंडीशन में। देखो, ऐसा ही पद्धति में यदि आवेशों के बीच का माध्यम, आवेश जो रखे हैं बिंदु आवेश हैं, वो किस माध्यम में हो, मुक्त आकाश यानी निर्वात या वायु में हो, तो के का मान कितना हो जाएगा 1/4πε0। याद रखना के का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/4πε0 जब ऐसा ही पद्धति में है। ठीक है, तो इस कंडीशन में इक्वेशन क्या बन जाएगा यहाँ पे समीकरण। ठीक है, तो के का मान समीकरण 1 में रखने पर जो मैंने इक्वेशन फर्स्ट बनाया था ये वाला, इसमें के का वैल्यू रखेंगे। यहाँ पे ऐसा ही पद्धति में के का मान कितना होता है 1/4πε0। ठीक है, तो उस कंडीशन में इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एफ इक्वल के का वैल्यू रखा मैंने 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और न्यूटन। ऐसा ही पद्धति मात्रा क्या हो जाएगा न्यूटन, याद रखना। ठीक है, जब इक्वेशन लिखेंगे, जब सॉल्यूशन भी करते हैं, इस फॉर्मूले को याद रखना, न्यूमेरिकल में ही काम आते हैं। ठीक है, इसका मात्रक लिखना अनिवार्य होता है, न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इस फार्मूले को याद कर लेना है। जैसे कि आपको ये भी पता होना चाहिए के का वैल्यू 1/4πε0 है और 1/4πε का वैल्यू होता है 9 × 10⁹। तो इस प्रकार से हम इसका वैल्यू इतना आगे चल के और निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है 1/4πε0 इक्वल होता है 9 × 10⁹। तो इसके जो 1/4πε0 का वैल्यू रखेंगे तो ये आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा। हालांकि आप देखेंगे ऐसा पद्धति मैंने देखा, आप CGS पद्धति में निकालेंगे तो कितना वैल्यू निकल के आएगा, वही होना चाहिए। CGS पद्धति में देखें, यदि दोनों आवेशों के बीच का माध्यम मुक्त आकाश यानी वायु निर्वात हो तो के का वैल्यू 1 होगा। कब, CGS पद्धति में। ठीक है, तो अब उसी समीकरण में फिर से के का वैल्यू रखेंगे 1, तो यहाँ पे इक्वेशन बन के क्या निकल के आ जाएगा, एफ इक्वल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पे मात्रा क्या रहेगा आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ तक तो कंप्लीट हो जाता है। अब वेक्टर स्वरूप में वही क्वेश्चन सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछा था वेक्टर स्वरूप में भी लिखने को। तो वेक्टर स्वरूप में लिखने के लिए आपको यहाँ पे कुछ लिखना है। यदि दोनों आवेश Q1 व Q2 को मिलाने वाली दिशा में एकांक सदिश r कैप है तो समीकरण 2 1 व 2 3 सी, जो अभी मैंने समीकरण 2 1 2 3 बनाया, ये इन्हीं में क्या है कि आपको r कैप ऐड करना है। ठीक है, हालांकि जो समीकरण 2 है ये वाला, ठीक है, तो इसी में आपको r कैप करना है, तो वो आपका क्या वेक्टर स्वरूप बन जाएगा। ठीक है, तो इतना लिखने के बाद आपको जो मैंने ऐसा ही पद्धति में जो था एफ इक्वल 1/4πε0 Q1 अपॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू आर कैप, तो ये न्यूटन में हो जाएगा। वैल्यू ऐसा ही पद्धति में तो आपको मात्रा न्यूटन रहेगा, आर कैप ऐड करना जो वेक्टर स्वरूप में हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से CGS पद्धति में जो आपका इक्वेशन थर्ड से निकाला है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट था और आपको इजीली याद भी हो जाएगा क्योंकि ये 12th वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कूलाम के नियम के महत्व पर प्रकाश डालिए। जो आपका BSc का थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस है वो 12th से मैच करता है, तो इसलिए सेम क्वेश्चन है और सेम ही आंसर बनेंगे, तो आप उसे आसानी से याद कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि कूलाम के नियम के महत्व पर प्रकाश डालिए, तो इसका आंसर किस प्रकार लेंगे, हेडिंग डाल देनी है आपको, कूलाम के नियम का महत्व। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट है उनको याद करना है। पॉइंट क्या है वो देख लेते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है, यह नियम
केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। अभी मैंने आपको बताया कूलाम के नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए मान्य है और स्थिर भी होने चाहिए। जो बिंदु आवेश हैं वो स्थिर भी होने चाहिए, ठीक है। तो कूलाम का नियम किन के लिए मान्य है? ये नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए मान्य है। सेकंड नंबर है, ये नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए सत्य है, ठीक है, स्थिर होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, यह नियम प्रयोग के आधार पर प्राप्त है, अतः यह प्रायोगिक नियम है। फोर्थ नंबर पॉइंट है, ये दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके पास स्थित अन्य आवेशों की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आपके फोर्थ पॉइंट हो जाते हैं। फिफ्थ नंबर का पॉइंट है यहाँ पे दिए गए हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है कि यह नियम 10⁻15 मीटर से अधिक दूरी तथा 10⁻−15 मीटर से कम दूरियों के लिए स्थिर के लिए सत्य नहीं है। क्योंकि जो दो बिंदु आवेश हैं उनकी बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 10⁻15 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 10⁻15 मीटर से कम भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इतनी से कम नहीं होनी चाहिए, यानी 10⁻−15 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए और 10⁻15 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये आपको याद हो गया होगा, ठीक है। मीटर से इनके बीच दूरी नहीं होनी चाहिए। 10⁻15 मीटर से कम दूरियों पर नाभिकीय बलों की प्रधानता के कारण यह नियम अनुपयुक्त हो जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट थे, इजी थे, आपको याद हो गए होंगे। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कई बार। आगे जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिभाषित कीजिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे सभी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं लेकिन यहाँ पे मैं सिलेक्ट क्वेश्चन करके आता हूँ जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है, अथवा करके इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी करके पूछा जा सकता है कि किसी बिंदु पर बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन है, आपको इनके आंसर देना है। जैसे कि विद्युत क्षेत्र के बारे में आप लिखना है। तो विद्युत क्षेत्र, विद्युत आवेश एक भौतिक राशि है जिसे अर्जित कर लेने पर कोई पदार्थ विद्युन्मय हो जाता है और विद्युतीय गुणों का प्रदर्शन करता है। विद्युत आवेश एक अदिश राशि है, इसका SI मात्रक कूलाम तथा वेमी सूत्र MLTA है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन हो जाएगा विद्युत क्षेत्र का। नेक्स्ट है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? यहाँ पे है कि विद्युत क्षेत्र में रखा एकांक धनावेश, विद्युत क्षेत्र में रखा, जब भी क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो याद रखना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब भी आपके दिमाग में आए तो समझ लेना ये एक बल है, ठीक है, जो एकांक धनावेश पर लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना क्या है, एक बल है। तो इस पर डेफिनेशन याद रखना क्या हो जाता है, विद्युत क्षेत्र में रखा एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम है। यह एक सदिश राशि है, इसकी दिशा धनात्मक परीक्षण आवेश से ऋणात्मक परीक्षण आवेश की ओर होती है। तो याद रखना ये डेफिनेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे जाते हैं, जो आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परीक्षण कैसे करेंगे। तो यहाँ पे ये भी इजी तरीके से मैंने आपको यहाँ पे सॉल्यूशन किया है, आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं किस प्रकार से। जैसे कि यहाँ पे क्या है, ये कोई विद्युत क्षेत्र है, ये ठीक है, ये कोई विद्युत क्षेत्र है जो मैंने आपको सर्कल बना रखा है, विद्युत क्षेत्र है, इसमें कोई Q आवेश प्लस Q आवेश रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एकांक धनावेश ले लिया है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे माना एक कोई विद्युत क्षेत्र है, जिस प्रकार से मैंने चित्र बनाया उसी प्रकार से मुझे लिखना है अपने शब्दों में, ठीक है। आप इसे नोट कर सकते हैं, लेकिन एक बार इसे आप पढ़ेंगे तो इजीली याद हो जाएगा। क्या है यहाँ पे कि माना एक विद्युत क्षेत्र है जिसमें कोई धनावेश प्लस Q है एवं एकांक धनावेश परीक्षण जिसे आवेश कहते हैं, ठीक है, Q है। इन दोनों के बीच लगने वाला बल F इक्वल क्या हो जाएगा, F इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप कूलाम के नियम लगेगा, क्योंकि दो बिंदु आवेश हैं, एक ये है एक ये है, लेकिन ये एक परीक्षण आवेश है और ये उसमें रखा कोई बिंदु आवेश है, ठीक है। तो लेकिन इन दोनों के बीच बल लगेगा तो कूलाम का नियम लगेगा, क्योंकि कूलाम का नियम का सूत्र क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, याद रखना F इक्वल 1/4 एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे दो आवेश रखे हैं मैंने जिनको नामकरण दिया है Q1 Q2, ठीक है, अपॉन R², ठीक है। लेकिन जो आपको बल का फार्मूला है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो एकांक धनावेश मतलब एक Q की वैल्यू तो यहाँ पे 1 है लेकिन यहाँ पे Q है, तो इस प्रकार से जब इसमें हम मान रखेंगे Q1 Q2 की जगह,
तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से प्रदर्शित करते हैं, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ई इक्वल क्या लिखा है 1/4πε0, लेकिन यहाँ पे Q1 क्या वैल्यू तो Q है, लेकिन Q2 की वैल्यू यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 रखने पर तो यहाँ पे Q2 का 1 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से ये निकल के आया। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पे तो ये फार्मूला निकल के आया, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना, आगे चल के इसका न्यूमेरिकल में वर्क करेगा, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से मैंने क्या किया, दोनों पक्षों में मैंने क्या किया, Q0 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर Q0 का मल्टीप्लाई किया और दोनों पक्षों में किया। अब यहाँ पे दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई किया, लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे ये फार्मूला किसका बन गया, यहाँ पे 1/4πε0 Q1 Q2, यहाँ पे 2 Q हैं, लेकिन जहाँ पर एकांक धनावेश आ जाए, मतलब यहाँ पे देखेंगे तो डबल क्यू है पर आवेश हैं, बिंदु आवेश, लेकिन यहाँ पे एक ही है, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बन जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे वो डबल क्यू आवेश आ जाएगा, 2 बिंदु आवेश हैं, तो वहाँ पे ये बल का फार्मूला बन गया। तो याद रखना 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 जो भी दिए गए हैं यहाँ पे Q और Q0, ठीक है, और अपन R², तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, F लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसी प्रकार से लिखा है, E इक्वल क्या हो गया Q0, E इक्वल हो गया F, और Q0 को मैंने इधर पक्षांतर किया तो ई इक्वल क्या निकल के आ गया, ई इक्वल निकल के आ गया आपका F/Q0। तो ये एक फार्मूला निकल के आ जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है, इसे भी याद करना, ये फार्मूला बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, आगे जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे आगे क्वेश्चन यहाँ पूछा था कि किसी बिंदु आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु आवेश द्वारा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना, इस प्रकार से आपको फिगर बनाना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे फिगर बनाया है, इसी प्रकार से आपको इसे एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, तो पहले आपको देख लेते हैं यहाँ पे मैंने फिगर क्या बनाया है। देखो, एक बिंदु आवेश मैंने लिया है, ये देखो किसी बिंदु, यानी क्वेश्चन क्या कह रहा था कि किसी बिंदु आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये रहा आपका बिंदु, ठीक है, ये, और यहाँ पे कोई बिंदु मैंने P लिया है जो कि स्मॉल r दूरी पर है। ठीक है, यहाँ पे Q0 यानी कि रखा है मैंने। अब यहाँ पे देखेंगे ये बिंदु है आपका O, ये बिंदु है P, और यहाँ पे कौन सा मैंने परीक्षण लंब लिखा, Q0। ठीक है, जो कि आपका जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे, माना कोई बिंदु O है, एक धनावेश जिस पर रखा है प्लस Q आवेश। ठीक है, किसी कुचालक माध्यम में स्थित है, इस आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में एक आवेश से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, इसके लिए बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करते हुए कूलाम के नियमानुसार Q0 पर लगने वाला बल निकाला है। तो यहाँ पे मैंने Q0 परीक्षण आवेश रखा है। ठीक है, और जो बिंदु P पर है, लेकिन उससे पहले O पर एक Q आवेश रखा है। अब देखेंगे यहाँ पे क्या बनेगा फार्मूला, जब भी दो बल बिंदु आवेश होते हैं तो वहाँ पे क्या लगता है, आपका बल का फार्मूला लगता है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या लगाया, दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल F इक्वल हो जाएगा 1/4πε0, और K यहाँ पे नियतांक है Q1 Q2 अपॉन R² न्यूटन, जो कि दिशा OP में है। ठीक है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र तीव्रता का भी मैंने फार्मूला अभी एक्सप्लेन किया था, जो अभी ऊपर सिद्ध किया था, प्रूफ किया था, तो निकल के आया था E इक्वल F/Q0। तो यहाँ पे F का वैल्यू, जो मैंने यहाँ पे F का वैल्यू चिपकाया, तो वो F का वैल्यू हमें यहाँ पे रख देना है। ठीक है, तो F का वैल्यू यहाँ पे जैसे ही रखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो Q0 तो ऑलरेडी नीचे था, ऊपर भी Q0 है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा क्या, यहाँ पे E इक्वल 1/4πε0 K इंटू Q/R², लेकिन यहाँ पे वायु निर्वात के लिए K का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे K का वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा आपका डायरेक्ट E इक्वल 1/4πε0 इंटू Q/R²। तो यहाँ पे आपका ये फार्मूला निकल के आता है, किसी बिंदु जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, किसी बिंदु आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे ज्ञात हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फार्मूला निकल के आया वो इस प्रकार से निकला, इसका मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम। तो यहाँ पे क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो जाते हैं। आगे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विद्युत चतुष्ध्रुव से क्या तात्पर्य है, विद्युत चतुष्ध्रुव से क्या तात्पर्य है, किसी विद्युत चतुष्ध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है।
तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। हालांकि आपने 12th में पढ़ा होगा द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव से आपने पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, चतुर्ध्रुव से आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो उसी प्रकार से ज़्यादा टफ नहीं है, सेम फिगर बनेगा, सेम आपको लिखना है, पर इसमें थोड़ा डिफरेंट आएगा क्योंकि इसमें चतुर्ध्रुव आपको 4 ध्रुव लेने हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे मैंने चतुर्भुज कुछ इस प्रकार से फिगर बनाया है, जैसे कि पहला ये पॉइंट है ए और बी, और यहाँ पे देखेंगे बिंदु ओ पर 2 क्यू आवेश रखे हैं, माइनस क्यू आवेश रखेंगे। इसी प्रकार से हमें से जो मैंने फिगर बनाया इनकी बीच की दूरी एल है और इसकी भी बीच की दूरी एल है। यहाँ से कोई मैंने बिंदु पी लिया है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और यहाँ से बिंदु ओ से बिंदु पी की दूरी स्मॉल आर ली है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या रखा है, बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश कोई रखा है और बिंदु ए पर भी प्लस क्यू आवेश रखा है, और बिंदु बी पर 2 बिंदु आवेश हैं, प्लस माइनस क्यू आवेश, ठीक है। बिंदु पी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चलिए, यहाँ से जो मैंने फिगर बनाया उसी के बारे में आपको लिखना होता है। पहले आपको लिखना है परिमाण में बराबर, लेकिन आपको इसकी थोड़ी डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। परिमाण में बराबर लेकिन दिशा में विपरीत द्विध्रुव आघूर्ण वाले 2 द्विध्रुव मिलकर एक चतुर्ध्रुव बनाते हैं, अर्थात चतुर्ध्रुव 4 बिंदु आवेशों का एक ऐसा निकाय है जिसका नेट द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, ठीक है। इतना ये लिखने के बाद आप देखेंगे इस प्रकार से फिगर को एक्सप्लेन करना है आपको। चित्र में विद्युत द्विध्रुव चतुर्ध्रुव का एक सरल निकाय प्रदर्शित है जिसमें बिंदु O पर 2 बिंदु आवेश माइनस क्यू आवेश एवं दूसरे इसके एक ओर L दूरी पर, स्मॉल l दूरी पर बिंदु A पर प्लस क्यू आवेश और दूसरी ओर L दूरी पर बिंदु B पर अन्य क्यू आवेश स्थित है। अब हमें इस चतुर्ध्रुव के केंद्र O से अच्छी स्थिति बात की, जो क्वेश्चन में आपको पूछा उसी के अनुसार मैंने अच्छी स्थिति में बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ पे देखेंगे अच्छी स्थिति में पूछा था। इस प्रकार से आपने 12th में पढ़ा होगा 2 निरक्षी स्थिति और अच्छी स्थिति। तो हालांकि इसमें मैं अच्छी स्थिति जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसी के अनुसार मैंने यहाँ पे करा रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अच्छी स्थिति, इसी अक्ष में मैंने एक बिंदु P लिया है। अगर निरक्षी स्थिति होती तो ऊपर या नीचे में कहीं कोई बिंदु P लेता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अच्छी स्थिति में पूछा तो इसी के अक्ष में मैंने बिंदु P लिया है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आगे आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं था कहाँ कि स्थिति में कोई स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु O से P की दूरी स्मॉल r है, ठीक है। तो यहाँ से बिंदु P पर बिंदु A से प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सबसे पहले पॉइंट वाइज देखा बिंदु P पर, ठीक है, यहाँ पे जो आपको फिगर है बार बार दिखाना पड़ रहा है। बिंदु P पर बिंदु A से, यहाँ से बिंदु A से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फार्मूला मैंने आपको सबसे पहले बताया, अभी क्या निकाला था उसी के अकॉर्डिंग रखना है। तो फार्मूला क्या निकल के आया था, किसी बिंदु कारण अभी हाल ही क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन किया था, उसमें इक्वल निकल रहा था 1/1/4πε0 इंटू Q/r²। तो यहाँ पे उसके बीच की दूरी लेनी है। तो यहाँ पे देखेंगे आपके A और P के बीच की दूरी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ से निकालनी है बिंदु A से, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी कितनी हो रही है, तो कोई मापांक नहीं दिया है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी r दी है। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेके हम ये वाली दूरी माइनस कर दें तो ये दूरी निकल आएगी, ठीक है। उसी प्रकार से मैंने लिया है, इसकी बीच की दूरी कितनी है, A और P की बीच की दूरी हमें निकालनी है। अगर हम पूरी दूरी लें O और P और उसमें से OA माइनस कर देंगे तो AP निकल आएगी, ठीक है। वही मैंने किया है। यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिखा है AP² यानी बीच की दूरी है ये, और AP को मैंने क्या लिखा R-L और स्क्वायर तो आपका चले जाता है। तो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट बन जाता है। इसी प्रकार के सेकंड नंबर पे हम क्या लेते हैं, बिंदु P पर बिंदु O से, अब मैंने बिंदु O से लिया है जो कि -2 क्यू आवेश जिस पर आपका बिंदु O पर है, ठीक है। आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब यहाँ से मैंने बिंदु O से बिंदु P के बीच की दूरी यानी बिंदु O से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी स्मॉल r है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, स्मॉल r ही रहने देना है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे क्यू आवेश डबल है तो माइनस क्यू आवेश यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी स्मॉल r है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे स्मॉल r ही रहने देंगे। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको दिखाया ये चीज़ है, ठीक है। तो इसमें E2 इसको हो जाएगा आपका 1/4πε0। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, आपके जो बिंदु आवेश हैं उन पर कैसा भी साइन हो, प्लस नेगेटिव पॉजिटिव, वो नहीं है यहाँ पे साइन लेना होता है। यहाँ पे जैसे कि -Q आवेश थे लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव लेना है, ठीक है।
तो ई टू इक्वल हो जाएगा 1/4πε0 2q अपॉन आर स्क्वायर, यानी ओ बिंदु ओ पर दो बिंदु आवेश थे। ठीक है, यहाँ पे आपको ये इक्वेशन नंबर सेकंड बन जाता है। दिशा अभी आपको यहाँ पे निर्देश करना है किस दिशा में, पी से ओ की ओर। ठीक है, पी से ओ की ओर किस प्रकार से ये दिशा विपरीत जा रही है। देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पर जो परीक्षण आवेश लिया है वो पॉजिटिव लिया है, यानी प्लस है। ठीक है, जो भी बिंदु आवेश है वो पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है। तो यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव, तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे ये, यहाँ पे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखेंगे बिंदु ए पर और बिंदु पी पर, यहाँ पे बिंदु ए पर पॉजिटिव है और यहाँ पे परीक्षण आवेश लिया है बिंदु पी पर, वहाँ पर भी पॉजिटिव है। तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो ये एक दूसरे को इधर साइड प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन जो सेकंड नंबर मैंने बताया बिंदु ओ और पी से, ये दूसरे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। लेकिन थर्ड नंबर में फिर से मैं लूँगा बिंदु बी पर, बिंदु बी के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो फिर से ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि ये भी पॉजिटिव रहेगा और ये भी पॉजिटिव। ठीक है, एकांक आवेश जो परीक्षण आवेश होता है पॉजिटिव लिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे दो आपको बताया। इस प्रकार से थर्ड नंबर बिंदु पी के कारण बिंदु पी पर, यहाँ पे देखो थर्ड नंबर पे बिंदु पी पर बिंदु बी के कारण प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु दिशा क्या रहेगी, बी से पी की ओर, क्योंकि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और यहाँ से देखेंगे तो आपका E3 इक्वल क्या निकल के आएगा, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर प्लस एल का और स्क्वायर, यानी बीच की दूरी क्या रहेगी यहाँ पे, इसकी बीच की दूरी यहाँ वो इसी इक्वेशन में रखेंगे। बीच की दूरी यहाँ तक तो आर है, लेकिन एल यहाँ तक दी है ये वाली। ठीक है, तो ये पूरी ऐड करेंगे ये वाली, तो आर प्लस एल हो जाएगी। ठीक, उसी प्रकार से मैंने इसको दूरी ली है आर प्लस एल, ये रही आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो ये इक्वेशन नंबर थर्ड बन जाता है। अब यहाँ पे हमें नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेनी है, परिणामी। ठीक है, तो किस प्रकार से निकालेंगे, यहाँ पे आपको लिखना है चूँकि E1 व E3 एक दिशा में है, क्योंकि वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होगी। कब में, जब पॉजिटिव ए बिंदु के कारण और बिंदु बी के कारण, लेकिन बिंदु ओ के कारण ये आकर्षित करेगी इधर की ओर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ही रहेगी। तो वही यहाँ पे दिया गया है बिंदु ए, यानी कि चूंकि E1 व E3 एक ही दिशा में है तथा E2 यानी E2 विपरीत दिशा में है, तथा बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हमें E1 और E3 को ऐड करना है और E2 को माइनस करना है। वही जो हमने मान निकाला था यहाँ पे हमें रख देना है। और तीनों में एक चीज़ कॉमन है, 1/4πε0। तीनों में ये चीज़ कॉमन है। यहाँ पे आप देखेंगे E3 में भी 1/4πε0, E2 में भी 1/4πε0 और यहाँ E1 में भी 1/4πε0 कॉमन है। तो यहाँ पे तीनों में मैं वापस से कॉमन लेता हूँ और बाकी सब अंतर मैं इसमें लिख देता हूँ, जो भी शेष बचता है। इसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। डायरेक्टली आपको इसको वैल्यू याद होनी चाहिए, क्योंकि आपको जब भी इसका सॉल्यूशन करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, यानी टफ हो जाएगा। तो सिंपली से आपको इसका यहाँ से सॉल्यूशन आपको डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, ये चीज़ तो आप बाहर ले लेंगे कॉमन, बचेगा अंदर क्या, उसको सॉल्यूशन करेंगे तो डायरेक्ट इस वैल्यू को आपको याद रखना है। क्या निकल के आएगा, 6QL² और कोष्टक में हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपॉन 3। अपॉन में तो रहेगा ये आपका लघुत्तम लेंगे तो आपका अपन क्या निकल के आ जाएगा, आर स्क्वायर आर माइनस एल का होल स्क्वायर आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आगे और सॉल्यूशन करेंगे तो ये तो वैल्यू ऊपर वाला सेम यहाँ पे रखा है। नीचे क्या हो जाएगा, ये है आर माइनस एल का होल स्क्वायर आर प्लस एल का स्क्वायर, तो यहाँ पे है ए माइनस बी और ए प्लस बी, आपको फार्मूला याद होगा, उसी अनुसार नीचे यहाँ पे बेस लिख दिया है मैंने। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना है कि जो आपका एल है जो आर से बहुत ज़्यादा छोटा है। देखेंगे जो आपकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, अभी मैं आपको बताऊँ, ये जो मैंने अभी आपको बताई थी फिगर में आपको दिखा रहा हूँ, ये जो मैंने डॉटेड करके यहाँ पे तक दी है, तो मतलब ये आर की जो दूरी है बहुत ज़्यादा दूर तक है बिंदु है। ठीक है, और जो एल है वो लिमिट है, यानी एल नगण्य के मान बराबर माना गया है। तो यहाँ पे एल का वैल्यू 0 माना जाएगा, क्योंकि नगण्य के बराबर आर इतना दूरी पर है। आर की बीच की दूरी यानी इसके बीच दूरी बहुत ज़्यादा है और आर को बहुत बड़ा माना गया है और एल को बहुत छोटा माना गया है, तो इसलिए नगण्य माना गया है। तो आर की इस कंडीशन में वैल्यू 0 मान ली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, कहाँ पर थे, यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या दिया है, यदि
आर इज ग्रेटर देन एल से बहुत ज़्यादा बड़ा है, अर्थात यदि बिंदु पी पर अत्यंत दूर स्थित है, अर्थात बिंदु अत्यंत दूरी पर स्थित है तो एल नगण्य मान लिया जाएगा। तो उस कंडीशन में एल का वैल्यू 0 रखेंगे, और इस कंडीशन में जब आप एल का वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ पे केवल आर स्क्वायर ही बचेगा, और नीचे भी यहाँ पे देखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, और ये स्क्वायर और ये स्क्वायर आर की पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आर स्क्वायर और आर स्क्वायर की पावर 6, यानी ये दो 4 हो जाएंगे और दो बाहर है, आर की पावर 6 हो जाएगा। फिर दो हम कैंसिल आउट कर देंगे आर से आर यहाँ पे, तो दो की पावर यहाँ पे जो आपका आर की पावर 4 बचेगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे निकल के आ जाता है E=1/4πε0 6Q_L² अपॉन आर की पावर 4, ठीक है। तो याद रखना, आप इसे एक बार फिर से आप जब खुद से नोट करेंगे और फिर से आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको ये सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। हालांकि सब कुछ मैंने सिंपल भाषा में आपको समझाया और सिंपल भाषा में सब कुछ लिखा भी है। इजी सॉल्यूशन है, कोई टफ सॉल्यूशन मैंने नहीं किया है, आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि बोर्ड पर समझाए तो उससे अच्छा समझ में आता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बार बार ऊपर फिगर है तो कम समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फिर भी आप समझ लीजिए मैं क्या बताना चाहता हूँ, सारा डिटेल में आपको क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत ध्रुव पर लगने वाले बल एवं आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इससे भी मैंने कुछ ज़्यादा टफ नहीं किया है, बहुत इजी तरीके से मैंने सॉल्व किया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो विद्युत क्षेत्र ई है, मैंने इधर लिया है विद्युत क्षेत्र ई, ठीक है, और यहाँ पे दो विद्युत द्विध्रुव लिए हैं, बिंदु ए है और बिंदु बी है, ठीक है। इन पर प्लस क्यू और माइनस क्यू इसकी फिर रख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने पॉजिटिव प्लस क्यू लिया है, यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे बल की दिशा क्या रहेगी, यहाँ पे अब बल क्या होगा, बल दिशा लगेगी क्यू ई, और यहाँ पर भी क्यू ई। अब मैंने इन दोनों के बीच की दूरी ये रही, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 2L। अगर इनकी बीच की दूरी देखें तो ये हो जाएगी इन दोनों की बीच की दूरी, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2L है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे इसको जो मैंने फिगर बनाया है इसी के अनुसार आपको लिखना है। माना क्वेश्चन जो पहले आप देख लेते हैं स्पष्ट रूप से, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत ध्रुव पर लगने वाले बल एवं बल आघूर्ण की व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको किसी प्रकार से फिगर बनाना है, उसको अपने अनुसार इसी में लिखना है अपने शब्दों में, ठीक है। माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, मैंने जो सेम चीज़ इसी लिखना है, जो भी ए और जो बी मैंने लिए हैं आपके सामने यहाँ पे ए और बी, वही चीज़ मैं लिख रहा हूँ। माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, ए और बी विद्युत द्विध्रुव हैं, जिसके आवेश प्लस क्यू आवेश और माइनस हैं, एक दूसरे से 2L दूरी पर स्थित हैं, 2L दूरी पर स्थित हैं, ठीक है। माना इससे एक समान विद्युत क्षेत्र में ई में इस प्रकार रखा गया है कि इसका अक्ष विद्युत क्षेत्र के थीटा कोण के साथ थीटा कोण बनाता है। तो यहाँ पे मैंने बताया आपको विद्युत क्षेत्र ई में इस प्रकार रखा गया है, इनके बीच कितने अंश का थीटा कोण बना रहा है, ये थीटा कोण बना रहा है, ठीक है। जो मैंने आपको फिगर बनाया उसके अनुसार आपको लिखते जाना है। आगे जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण इक्वल होता है एक बल गुणे दोनों बलों के बीच की दूरी। यहाँ पे एक बल लिखना है, कोई सा जो मैंने आपको इधर साइड लगाया या ये वाला बल, तो दोनों सेम है। क्यू इक्वल एफ इक्वल क्या हो जाएगा, क्यू ई, और उनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, ये ए सी। यहाँ पे मैंने बिंदु यहाँ पे मैंने डॉटेड करके यहाँ पे आपको दर्शाने की कोशिश की है, ये आपकी बीच की दूरी हो जाएगी। यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज ये बन रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने ये बीच की दूरी लिखनी है। तो यहाँ पे इस प्रकार से मैंने आपको क्या लिखा है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक बल और गुणा दोनों बलों की बीच की दूरी। तो यहाँ पे एक बल का मान रखा है QE और उनके बीच की दूरी AC है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये टो इसको टो से प्रदर्शित करते हैं, टा से बोलते हैं, ठीक है। प्रत्यानयन बल आघूर्ण को इससे प्रदर्शित करते हैं, इसका साइन है। अब देखेंगे जो इनके हम AC का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये है A और ये है C, ठीक है। इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये है आपका 2L पूरी लंबाई यहाँ से यहाँ तक। अब इसमें लगाएंगे साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल क्या होता है, साइन थीटा इक्वल होता है लंब बटे, देखो यहाँ पे ये थीटा कोण है, जब भी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो बने एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो अगर ये वाला कोण बराबर है तो जैसे कि यहाँ पे तिर्यक रेखा काट रही है तो उसी प्रकार सेम कोण यहाँ पर ये वाला कोण बराबर होगा। अगर जैसे कि दो ऐसी रेखाएं अगर इनको एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये वाला कोण बराबर होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे ये कोण है तो इसके साथ ये वाला कोण बराबर होगा। जब ये कोण बराबर होगा तो इसके सामने वाली रेखा ये वाली लंब होगी और ये आधार होगा, ये तो कर्ड है, ठीक है। इसी प्रकार से मैंने साइन थीटा लगाया यहाँ पे,
क्या लगा है, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ट, लंब बटे कर्ट, ठीक है। तो लंब यहाँ पे क्या है आपका AC, तो मैंने ऊपर लिखा आपका AC, और कर्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा 2L, ये आपकी लंबाई दी है 2L। तो उसी प्रकार से मैंने आपको सॉल्यूशन करके दिया है, ठीक है। तो आप AC की वैल्यू 2L, देखो यहाँ पे कर्ड यहाँ पे क्या है आपका AB है, यहाँ से यहाँ तक है, तो वही आपकी लंबाई 2L दी है। तो अब बस यहाँ पे क्या करना है, AC स्क्वायर क्या निकलेगा, इसको इस साथ पचहत्तर कर देंगे तो AC स्क्वायर निकल आएगा आपका 2L साइन थीटा, साइन थीटा। उसी प्रकार से मैंने आपको सॉल्यूशन आगे दिया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको अंकित किया है कि इस प्रकार साइन थीटा इक्वल AC अपॉन AB, AB क्या आपका कर्ड है, और साइन थीटा AC के AB की जगह मैंने 12 रखा, जो आपकी कर्ड दिया गई, लंबाई दी गई है। AC इक्वल निकल आएगा 12 साइन थीटा, तो यहीं पे मैंने निकाला है AC की वैल्यू क्या रख दी मैंने यहाँ पे 12 साइन थीटा। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, इक्वेशन बनता है यहाँ पे टो इक्वल 2QL, 2QL याद रखना, 2QL इक्वल होता है P। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है 2QL इक्वल P हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जब आप 2QL की जगह P रखेंगे तो आपका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा टो इक्वल PE साइन थीटा, ये आपका फार्मूला यहाँ पे निकल के आ जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से ज़्यादा टफ नहीं किया है मैंने, आसानी से आपको बताया, और इससे आप आसानी से याद भी कर सकते हैं, ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है, और आसानी से आप इसे समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या लिखना है फिर, वलयुग्म के आघूर्ण को बल आघूर्ण भी कहते हैं। बल आघूर्ण एक सदिश राशि है, इसे वेक्टर रूप में, इसे वेक्टर रूप में दो वेक्टरों P वेक्टर और E वेक्टर के सदिश वेक्टर के गुणन के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पे टो इक्वल, ये वेक्टर रूप है इसका, तो टो इक्वल हो जाएगा P वेक्टर क्रॉस P वेक्टर। तो यहाँ से हमारा कुछ क्वेश्चन जो मैंने बताए थे वो सारे क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए, यानी आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। जो भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं आप इनको ज़रूर नोट कीजिएगा। जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आपने जो मैंने क्वेश्चन आपको बताए इनको नोट कर लीजिए, या तो आपने ट्वेल्थ में ये क्वेश्चन सेम है इसी प्रकार से आपने आंसर लिखे होंगे, आपको याद होंगे, तो आप उनके क्वेश्चन के आंसर याद कर लीजिए यदि आपको इनमें याद करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आपने ट्वेल्थ में जो क्वेश्चन पढ़े थे वो सेम ही क्वेश्चन है इसमें, और आपको भी पता होगा कि ये जो मिल रहे हैं सेम क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है। होंगे कुछ एक दो क्वेश्चन आंसर है, न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन जब मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा फिजिक्स का पार्ट A, तो सभी चैप्टर के एक साथ में न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और जो भी क्वेश्चन आप छूट रहे होंगे न्यूमेरिकल से तो मैं बाद में करा दूंगा, यदि और भी क्वेश्चन होंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, सारे क्वेश्चन के आपको आंसर मिल ही गए होंगे, और भी कुछ छूट रहे होंगे तो उनको भी कंप्लीट करा देंगे। हालांकि अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत आगे तक जाना है। सभी वीडियो इसी प्रकार से आपको मैं बताऊँगा, हालाँकि बोर्ड नहीं है तो मैं इसी प्रकार से आपको पढ़ाता रहूँगा। हालाँकि इससे पहले आपके ऑब्जेक्ट टाइप हुए थे तो उनके काफ़ी अच्छा मार्क्स आए जिन्होंने भी यहाँ से पढ़ाई की थी। तो फिर आप इसी बार से बने रहिए और सभी वीडियो देखिएगा जो भी मैं अपलोड करता हूँ, क्योंकि सभी में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता हूँ, फालतू के क्वेश्चन नहीं कराता हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं उतने ही क्वेश्चन कराता हूँ। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।